नमस्कार दर्शकों, डीडी पोर्टबे के विशेष कार्यक्रम डॉक्टर्स स्पीक में आप सबका स्वागत है। भारत, यदि हम जनसंख्या की बात करें तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश, और इस जनसंख्या में सबसे बड़ा भाग है युवा का। जी हाँ, और आज इस वर्तमान समय में युवा पीढ़ी कई सारी चुनौतियों का सामना कर रहा है। आज हम उन चुनौतियों में सबसे गंभीर चुनौती के विषय में बात करेंगे, और वो है ड्रग्स। और इस विषय पर अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर कुशाल, साइकेट्रिस्ट, एनिम्स जी पंत हॉस्पिटल। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। जब हम ड्रग्स की बात करते हैं, और जैसे हमने कहा कि भारत जो है युवा जो वर्ग है सबसे ज़्यादा है, इस वक्त ड्रग्स की अगर हम बात करें तो कितना बड़ा है ये हमारे इस देश में? अभी आपको मैं रिसेंट जो सर्वे हुआ है उसके बारे में बताता हूँ। 2019 में एक सर्वे हुआ है जिसमें ये ऑल ओवर इंडिया किया गया। उसमें लगभग 15 करोड़ लोग शराब का सेवन करते हैं हमारे देश में, और 2 करोड़ से ऊपर गांजा, और इसके साथ साथ अफीम और कुछ ड्रग्स हैं जैसे कि इनहेल करते हैं जी, सूंघते हैं जिसको, उनका भी काफ़ी मात्रा में यूज़ होता है। तो बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो आने वाले समय में और धीरे धीरे बढ़ेगा। क्योंकि भारत जैसा हमारा देश है एक ऐसे जगह में है जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, और ये इंटरनेशनल ड्रग जो ट्रैफिकिंग होता है जी, उसके एक मध्य में है। जो मेन रूट्स होते हैं, जैसे हमारे आसपास अफगानिस्तान है जी, इस तरफ म्यांमार, बर्मा है, और ये जो ड्रग रूट्स हैं ये भारत का जियोलॉजिकल जो सिचुएशन है, जियोग्राफिकल सिचुएशन है, वो बहुत बड़ा बनाता है रिस्क जोन। तो हम लोगों को बहुत गंभीरता से इसको लेना है ताकि आगे हम टैकल कर सके, अपनी युवा पीढ़ी को इससे बचा सके जी। मैं अपने दर्शकों को ज़रूर याद दिलाना चाहूँगा, ये हमारा लाइव फ़ोन इन कार्यक्रम है, तो कृपया हमें कॉल कर सकते हैं आप। यदि इस जो सब्जेक्ट है इसके विषय में अगर कोई भी सवाल हो तो हमारा जो फ़ोन नंबर है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त दिखाया जा रहा है। अगला सवाल रहेगा, कितने प्रकार के ड्रग्स होते हैं? हम समझते हैं कि कई प्रकार के ड्रग्स हो सकते हैं, मुख्य तौर पर हम किन किन ड्रग्स के बारे में बात कर सकते हैं? भारत में जैसे कि सुबह उठते साथ ही चाय लेना, चाय तो शुरू, चाय को हम ड्रग्स मानते ही नहीं है, है ना जी। चाय, कैफीन, कॉफ़ी, ये सब ड्रग्स में आता है। उसके बाद आप निकोटीन, निकोटीन यानी कि तंबाकू जो आप लोग चबाते हैं, धूम्रपान करते हैं, ये निकोटीन भी नशे के पदार्थ में आता है। उसके बाद शराब, शराब के साथ साथ उसके बाद कुछ ड्रग ऐसे हैं जैसे अफीम, अफीम से बहुत सारे बनते हैं नशे के पदार्थ। तो उसके अलावा कोकेन है, और अफीम से ही बनता है हीरोइन। कुछ ड्रग, अफीम को ओपियोइड्स पे बोलते हैं इंग्लिश में। ओपियोइड्स से बहुत सारी तरह के दर्द की दवाई बनती हैं। इसका भी गलत इस्तेमाल करते हैं लोग। और कुछ सिंथेटिक ड्रग्स हैं जो लैब में बनती हैं जी, जैसे कि फेंसाइक्लिडिन है, कुछ मेथाम्फेटामिन सुना होगा, एम्फेटामिन सुना होगा, जिनका क्लिनिकल यूज़ भी है, ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है, बट इसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं। साथ में नींद की दवा होती है, उसका भी गलत इस्तेमाल करते हैं लोग, उसकी आदी हो जाते हैं। साथ में कुछ दवा ऐसे हैं जिसको हेलुसिनोजन बोलते हैं, जिसको खाने से कुछ अलग ही अनुभूति होती है, अलग लगता है इंसान को कि जो रियल नहीं है वो सब दिखता है, जो नहीं होता है वो दिखता है जी, हेलुसिनोजन्स बोलते हैं। इसी तरह कुछ चीज़ों को और इंक्लूड किया गया है ड्रग लिस्ट में, जैसे कि स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए, इसका भी गलत इस्तेमाल करते हैं लोग, इसका भी अब्यूज़ करते हैं। और साथ में कुछ गैसेस हैं जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड जो यूज़ करते हैं, लाफिंग गैस बोलते हैं, लाफिंग गैस जिसे कहते हैं, वो भी यूज़ होता है, उसको भी सब्सटेंस के अंडर में रखा गया है, नशे के अंदर में, तो उसको भी इसके अंदर हम लेके आ सकते हैं जी। जब हम बात करते हैं ड्रग्स के, आज की अगर हम बात करें भारत की, तो जो युवा पीढ़ी, जैसे हमने पहले भी कहा कि इससे ज़्यादा ग्रसित है, विशेषकर अब जब हम देखते हैं स्कूल के बच्चों में भी ये ज़्यादा आ चुका है। तो यदि हम बात करें 14 से लेकर 18 साल के बच्चों के बीच में, इनमें हम ज़्यादा देख सकते हैं आज। किस प्रकार हम इसको समझें, क्योंकि ये अब अपने माता पिता के अंडर में रहते हैं, टीचर्स के अंडर में रहते हैं, कैसे हम पता कर सकते हैं कि इनके अंदर ये ड्रग्स है, मतलब ये ड्रग्स का एडिक्शन है, ले रहे हैं, कैसे हम इसे पता करें? एक तो समझना है कि पहली बात कि ये बच्चे जो हैं, जैसे देखा गया है कि शराब का लत लगना, गांजा, ये सब बच्चे 10 साल की उम्र से, 10 से ऊपर, 10 साल के एज में, इतनी कम उम्र में भी शुरू कर रहे हैं।
10 साल की 10 साल की उम्र में भी शुरू कर रहे हैं। इसमें और एक चीज़ है जो इनहेलेंट बोलते हैं, जो सूंघ के नशा करते हैं, जैसे गम्स होता है, ओके, है ना, जी जी चिपकाने वाली जो गम है ओके। उसका भी करते हैं इस्तेमाल। ओके, और उसको इसके अंदर टूलिन केमिकल होता है, वो ब्रेन के लिए बहुत हानिकारक है। तो जो भी नशा का सेवन कर रहा है उसके अंदर चेंजेस आता है। क्या चेंजेस? बिहेवियर चेंजेस। ओके, लोगों जो बच्चे लेते हैं, क्योंकि कभी भी कोई भी इंसान नशा लेता है, नशा लेने में जो भी अनुभूति होती है उसको अच्छा लगता है, वो दोबारा लेता है। ऐसे लेते लेते नशा लेने के वजह से भी बिहेवियर में चेंजेस आते हैं जी, और वही इंसान जब नशा का आदी हो जाता है और नशा बंद करने की कोशिश करता है या कभी नहीं मिलता है या कम करने की कोशिश करता है, उसमें विड्रॉल होता है, उसमें बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होते हैं। तो खासकर स्कूल जाने वाले बच्चे, अगर लगता है कि पढ़ाई में कमज़ोर हो रहे हैं, अगर लगता है कि बिहेवियर प्रॉब्लम है जी, लगता है कि स्कूल बंक कर रहे हैं, गलत संगति में है, तो ये छोटे छोटे तरीके से आप जान सकते हो कि बच्चा कहीं उस प्रॉब्लम में तो नहीं है। जी, जी, तो इसलिए बच्चों में बहुत खास तरीके से ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जी। यदि हम अगले वर्ग पे आते हैं, जब बच्चे 18 प्लस होते हैं, जब ये अपना स्कूल की पढ़ाई ख़त्म कर देते हैं और कॉलेज की तरफ बढ़ते हैं, तो अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं अपने माता पिता के साये से दूर हो जाते हैं। तो ऐसे में ये अपने आप को कैसे कंट्रोल करें? क्योंकि आज का यदि हम देखें, जो नेगेटिव चीज़ होती है वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो नशा, जैसे आपने कहा कि बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती है, तो किस प्रकार या फिर कौन इन्हें संभाले? पहली बात तो हमको समझना चाहिए, ये जो उम्र है एडोलसेंस एज, जी, ये एडोलसेंस एज बहुत ही वोलेटाइल एज है, ओके, जहाँ की ब्रेन का मैचुरेशन भी पूरी तरीके से हुआ नहीं होता है। हाँ, ऐसे बच्चों में रिस्क बिहेवियर होता है। रिस्क बिहेवियर या नोवेल्टी सीकिंग, यानी नए चीज़ के प्रति आकर्षण होना, उनको ट्राई करने का इच्छा होना। ओके, तो ऐसे में लोग नई चीज़ों के बारे में उत्सुक होते हैं, तो उनको ट्राई करके यूज़ करना चाहते हैं, उनको जानना चाहते हैं। कई बार पीयर प्रेशर में अपने साथी के मतलब संगत में आके पीयर प्रेशर में नशा करते हैं। शुरू में तो नशा करते हैं, लेकिन कई बार होता है कि यही पैटर्न नशा लेने का ज़्यादा फ्रीक्वेंट होता रहता है धीरे धीरे, जी, जी, और तब तक देर हो जाती है जब तक कि वो उसका आदी हो चुका होता है। ओके, ऐसे में जो भी बच्चे, जैसे हमारे आइलैंड में लोग घर से दूर जाते हैं बच्चे, जी, है ना, जी, तो बच्चों को एजुकेट करके भेजना है नशे के बारे में। ओके, तो बोलने का मतलब है कि जब भी हमारा आने वाली पीढ़ी को स्कूल के समय में ही ये इनकलकेट कर दिया जाए कि नशे का दुष्प्रभाव, नशे का क्यों नहीं लेना है, लेने से क्या होगा, हो सकता है? इस तरीके से चीज़ें हमें घर में ही शुरू करना है, ओके, बताना। तब जाके बच्चों को पहले से पता लगेगा। जब पता लगेगा कि ये चीज़ गलत है, तो उसमें जाने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जी, जी। तो आपके हिसाब से कितना बड़ा स्टिग्मा है? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ डिस्कस करने में हेसिटेट करते हैं। उनमें से ये एक बहुत बड़ा टॉपिक हम समझते हैं कि है। तो किस प्रकार पेरेंट्स को इस चीज़ को समझना है कि ये जो चीज़ है, ये बच्चों को समझाना अनिवार्य है और उस लैंग्वेज में समझाए जिसमें बच्चे समझें? सबसे पहली बात कि कई फैमिलीज़ में लोग नशा करते हैं। घर में माता पिता कोई भी हो सकता है नशा कर रहे हैं। ओके, तो पहली बात तो आपको खुद नशा अपने घर से हटाने के लिए खुद नशा बंद करना है, चाहे वो पान, बीड़ी, सिगरेट हो, जी, जी, जिसको आमतौर पे हमने अपना लिया है, नॉर्मल मानते हैं जिसको, वो आपको वहीं से ख़त्म करना पड़ेगा। सबसे पहले घर से शुरू करेंगे, एजुकेट करेंगे बच्चे को, और जो पेरेंट्स हैं इसको ओपनली डिस्कस करें नशे के बारे में। इसमें शर्माने की कोई बात नहीं, क्योंकि आज हम शर्माएंगे तो कल हमारे ही घर में ये नशा का बीमारी हमारे बच्चों को आ जाएगा। जी, जी। तो इसीलिए सब एजुकेशन घर से शुरू करना है। जो परिवार में नशा चलता है वो अपने परिवार बच्चे, उन परिवार के बच्चे नशा को नॉर्मल लेते हैं। उनको लगता है, बचपन से देख रहे होते हैं कि नशा तो आज नॉर्मल चीज़ है। जी, शराब फादर पीते हैं तो नॉर्मल है, कभी कभी पी सकते हैं। जी। इसके साथ साथ बच्चे का जो पीयर ग्रुप है, या तो अगर एडल्ट हो गया तो उसका भी अपना पीयर ग्रुप होता है। उनके अंदर में बहुत सारे मिसकंसेप्शन होते हैं कि दारू है, गांजा है, ये कभी कभी लेने से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। दूसरा चीज़ है स्ट्रेस कोपिंग। ये सारी चीज़ें, हर इंसान का स्ट्रेस कोपिंग एबिलिटी अलग अलग है, चीज़ों को कैसे हैंडल करें। तो उनको बचपन से ही ये एक कच्ची मिट्टी के घड़े की तरह है। आप जैसे मोल्ड करोगे, जैसे एजुकेशन देंगे, जैसे संस्कार देंगे, उसी हिसाब से बच्चा आगे जाएगा। और बचपन में दी हुई चीज़ें आगे कितना भी संगत हो, गलत, वो वहाँ या तो गलत संगत की तरफ नहीं जाएगा और अपना फ्यूचर पाथ सही करेगा, नशे से दूर रहेगा।
जी। इसमें हम एक चीज़ ऐड भी करना चाहेंगे कि जो कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं कि जो अपने बच्चों को कहते हैं कि दुकान में जाइएगा और ये जो चीज़ है इसे लेकर आइए करके, तो ये चीज़ हम समझते हैं कि पेरेंट्स को समझना है कि उनके द्वारा ही एजुकेट हो सकते हैं बच्चे। तो कितना इफेक्ट दे सकता है ये मेंटली और फिजिकली, क्योंकि जब हम बात करते हैं जब इसका सेवन करते हैं ड्रग्स का अधिक, तो मेंटली भी व्यक्ति जो है कमज़ोर होता है, फिजिकली तो होता ही है, मेंटली कमज़ोर होता है। एक व्यक्ति के मेंटल कमज़ोर के कारण पूरा परिवार भी प्रभावित हो सकता है। तो कैसे इस चीज़ को हम हैंडल कर सकते हैं इस वक्त? ठीक है, पहली बात तो समझना पड़ेगा कि नशा हमारे जो मस्तिष्क है जी उस पर कैसे प्रभाव करता है। ओके। हमारे मस्तिष्क में बहुत तरह के केमिकल्स होते हैं, बहुत तरह के सर्किट्स होते हैं जिसमें केमिकल्स चलते हैं, हमारा नॉर्मल बैलेंस बना रहता है। जैसे हम नशे धीरे धीरे, शुरू में जो भी नशा शुरू करता है जी। नशा थोड़ा थोड़ा शुरू करता होगा, उसके बाद जैसे जैसे वो आदी बन जाता है और कभी उसको नशा नहीं मिलता है या कम करता है, तब उसमें विड्रॉल्स होता है। ओके। विड्रॉल सिम्टम्स जो है साइकोलॉजिकल भी होता है और फिजिकल भी होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर शराब को अगर लें जी, शुरू में लोग कम कम करके शराब पीते हैं क्योंकि कम शराब में ही उसको नशा हो जाता है जिसके लिए वो पीता है। ऐसे करते करते कुछ दिन में बॉडी टॉलरेशन बढ़ जाता है, बॉडी का टॉलरेंस पावर बढ़ जाता है। तो जहाँ पे उसको कम शराब के मात्रा में उसको नशा होता था, आज के दिन में 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में उसकी नशे की मात्रा की ज़रूरत बढ़ जाती है। और ऐसे ही करते करते लोगों का पीने का जो पैटर्न है चेंज होता है और उनकी मात्रा बढ़ती है। किसी दिन नहीं पिया या कम किया, उसमें फिजिकल सिम्टम्स होते हैं। फिजिकल सिम्टम्स जैसे हाथ कांपना, घबराहट होना, पसीना आना, ये सब हो सकता है। उसी तरह साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हैं, नींद ना आने, चिड़चिड़ापन होना, गुस्सा बहुत ज़्यादा आना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। जी, एक दर्शक जुड़े, उनसे पहले बात कर लेते हैं। हेलो 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 हेलो, लाइन का थोड़ा इशू चल रहा है लगता है। हेलो जी जी, नमस्कार, आपका नाम? जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, आपका नाम? जी, मेरा नाम प्रवीणा है सर। जी, कृपया थोड़ा जोर से बात करिएगा। प्रवीणा है मेरा। जी, सवाल पूछिएगा। सवाल पूछिएगा। दिसंबर के अंदर बेटी को टाइम है शादी का, योग है, अच्छा योग। शायद लाइन कट हो गया, मतलब सवाल कुछ और था। और कितने प्रकार के ये जो एडिक्शन होते हैं इसके विषय में हम जानें, क्योंकि कई प्रकार के एडिक्शंस होते हैं, सोशल भी होता है, तो इनके विषय में हम थोड़ा विस्तार से जानेंगे। एडिक्शन के वजह से, जैसे मैंने बताया, एडिक्शन के वजह से आपका मेंटल बीमारी बहुत, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स और मानसिक बीमारी बहुत तरह की होती है जी। नींद की बीमारी, उदासी की बीमारी, बेचैनी की बीमारी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा बढ़ना, उसके साथ साथ बहुत तरह की बीमारियाँ हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर है, साइकोसिस है, ये सब तरह की बीमारियां हो सकती हैं। मिर्गी की बीमारी भी हो सकता है, खासकर शराब पीने वालों को जब नशा नहीं मिलता है तो मिर्गी भी आ सकता है, और मनोविकृति हो जाती है, साइकोसिस हो जाता है। तो ये सारे तो मेंटल इलनेस है। इसके साथ साथ सुसाइड रिस्क बहुत ज़्यादा है नशा करने वालों में, और साथ ही हेल्थ फिजिकल सिम्टम्स भी होता है, जैसे कि नशा करने वालों में खून की उल्टी होना, लीवर की बीमारी होना, हार्ट की बीमारी होना, पेट में अल्सर होना, हड्डी कमज़ोर होना, सेक्सुअल प्रॉब्लम होना, ये सारे प्रॉब्लम बहुत कॉमन है जी। और जहाँ मेंटल और फिजिकल सिम्टम्स मैंने बोला, इसी तरीके से सोशल प्रॉब्लम भी होता है। जो लोग नशा का आदी हैं उनके समाज में कोई इज्जत नहीं होती ज़रूर, तो उसकी वजह से सोशल स्टिग्मा, सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होता, एक्सेप्ट नहीं करता है कोई। ये तीसरा प्रॉब्लम है। चौथा प्रॉब्लम है, जो घर में शराब का चलन होता है, नशे का, कोई भी नशे का चलन होता है, जो नशा करने वाला व्यक्ति है बहुत चिड़चिड़ा होता है, गुस्सा करता है, उनके रिश्ते घर वालों से ख़राब रहते हैं जी। उसे पता भी नहीं चलता और आए दिन झगड़े बढ़ते हैं घर में, अपने बीवी से, अपने माँ बाप के साथ, अपने भाई के साथ, अपने बच्चों के साथ, पूरा फैमिली डिस्टर्ब हो जाता है। और ख़ासकर छोटे बच्चे जिनके मस्तिष्क में बहुत ख़राब प्रभाव पड़ता है। घर में टेंशन का माहौल होने से वाइफ, जो बीवी है, बच्चे हैं, उन घर के बच्चे पढ़ाई लिखाई में आगे नहीं बढ़ सकते जी। उनका फ्यूचर आगे के लिए ख़राब हो जाएगा। ठीक है ना, ये 4 हो गए। 5वां है, जिस घर में शराब चलता है
या जो लोग शराब पीते हैं उनका नौकरी रेगुलर नहीं होता है, नौकरी से छुट्टी ज़्यादा करते जी। हैं, एब्सेंस ज़्यादा होता है। जी जी तो ये 5 कारण हो गए, 5 तरीके से अफेक्ट होते हैं। छठा है जो लोग नशा करते हैं उनका लीगल इश्यूज बहुत ज़्यादा होता है। ओके कभी लड़ाई झगड़ा हो गया उसकी वजह से लीगल इशू, कभी एक्सीडेंट हो गया नशा करके उसका लीगल इशू है। और छठा है अनटाइमली डेथ, ओके अचानक किसी वजह से मृत्यु हो जाना, एक्सीडेंट की वजह से भी, जी, एक्सीडेंट की वजह से भी मृत्यु हो सकता है। और अनटाइमली बिना वजह की कोई अंडरलाइंग इलनेस है उसकी वजह से मृत्यु हो सकती है। जी तो ये सारे रिस्क है। जी। एक दर्शक जुड़े हैं सर, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो, गुड इवनिंग सर। सर मैं निकोबार से बोल रही हूँ सर। प्रवीणा जी, सवाल पूछिएगा। सर सवाल ये है कि मुझे पेट्रोल की जो खुशबू है ना सर, वो जी। ज्यादा बहुत पसंद है सर। तो वो भी एक तरह का एडिक्शन हुआ ना सर, उसका स्मेल काफी मुझे पसंद है जी पेट्रोल। जी। तो इसके लिए क्या करें सर? इसका कोई उपाय है जो कि उसको अवॉइड किया जाए? जो मतलब जो मैं करती हूँ ना सर, स्मेल लेती हूँ, ठीक है, वो खुशबू को कैसे अवॉइड करें सर? Avoid क्योंकि कैसे जब करें? भी मैं गाड़ी में पेट्रोल डालती हूँ, पेट्रोल जब होता है मैं बहुत ज्यादा मतलब वो मतलब स्मेल को हाँ। लेना पसंद करती हूँ। इसके लिए बोलूँगा कि देखो, जैसे मैंने बोला इसको इनहेलेंट यूज़ कहते हैं। जी जो भी तरह के स्मेल का वो करना, स्मेल करना उसको अच्छा लगता है। जैसे पेट्रोल, कई लोग पेट्रोल, आपका फेविकॉल, थिनर और बहुत तरह के ग्लूज़ हैं वो सूंघते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि फूल तक तो ठीक है, बट ये बिहेवियर भी ठीक नहीं है, क्योंकि एक रिपीटेटिव बिहेवियर है। और वो कब फूल से नशे जब पेट्रोल, जैसे पेट्रोल भी आप यूज़ करते हैं, उससे क्या होता है, उसमें जो केमिकल्स होता है, खासकर ग्लू में यूज़ होता है टोलिन केमिकल होता है। वो क्या करता है, नाक के थ्रू मस्तिष्क में पहुंचता है। ओके मस्तिष्क में जब जाता है ब्लड के थ्रू, तो हमारे ब्रेन में बहुत तरह के नर्व्स होते हैं। Okay. नर्व्स के ऊपर एक शीट होता है जिसको माइलिन शीट बोलते हैं। ये डैमेज हो जाता है और ये डैमेज वापस नहीं हो सकता। ओके हाँ, तो जो डैमेज करता है परमानेंट डैमेज है। जी जिस किसी को भी ऐसी आदत है उसे हम यही कहेंगे कि कंसल्ट करें, इसका ट्रीटमेंट है। और भी असेसमेंट करने की ज़रूरत है। कई बार नशे की ये जो इनहेलेशन की प्रॉब्लम है, एडिक्शन है, इसके अलावा कई बार दूसरी चीज़ें भी साथ में होती हैं। तो एक असेसमेंट ज़रूरी है। मेरे उनसे यही आग्रह होगा कि जब कभी मौका में लगे तो हमारे साइकेट्री यूनिट में आ जाएं। किसी साइकेट्रिस्ट से भी मिल सकते हैं, हम प्राइवेट साइकेट्रिस्ट से भी मिल सकते हैं। जी आप अपना कंसल्टेशन करके अपना ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। आपको अच्छे तरीके से बताया जाएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, कितने दिन तक ट्रीटमेंट करना है। ठीक है जी। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं समझता हूँ कि जैसे इन्होंने कॉल किया, ये बहुत ही एक मोटिवेशन होता है हमारे लिए, अवेयरनेस भी हुआ कि एक बहुत ही बेहतरीन सवाल था, क्योंकि ये जैसे सवाल इन्होंने पूछा ये बहुत कॉमन है। हम में भी बहुत जन हैं जो पेट्रोल या वगैरह जो होते हैं, इसका हमेशा जब लगता है तो बहुत अच्छा लगता है। अगला सवाल रहेगा सर कि कुछ लोग, जैसे इन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विड्रॉ करना चाहते हैं। उन्होंने समझ लिया कि मतलब इसे लेने के बाद अब क्या हो सकता है, उन्होंने देख लिया उस जीवन को, तो विड्रॉ करना चाहते हैं, लेकिन अभी भी वो विड्रॉ नहीं कर पाते। तो ऐसे में ये क्या करें, मतलब किसको अप्रोच करें, क्योंकि ये यहाँ भी नहीं बोल पाते हैं, वहाँ भी नहीं बोल पाते हैं, तो जाए तो किसके पास जाए? कई बार होता है। क्षमा चाहूँगा, एक दर्शक उनसे जुड़ लेते हैं। हेलो 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 जी, कॉल डिस्कनेक्ट हो चुका है। तो कैसे मतलब ये करें सर, जो सवाल हमने पूछा आपसे अभी? सवाल क्या था आपका? सॉरी सर, मतलब जो ये अब्यूज़, मतलब ये छोड़ना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, कैसे? जो लोग छोड़ना चाहते हैं, नशे के आदी हो गए हैं जी, तो सबसे पहले तो देखिए, हर इंसान के अंदर मोटिवेशन अलग अलग होता है जी। किसी के पास वजह होता है, जो मैंने आपको बताया, पाँच से छः बताया आपने प्रॉब्लम नशा करने का वो फिर खुद असेसमेंट करता है कि फ़ायदे क्या हैं। तो फ़ायदा हमेशा कम ही होता है, ज़्यादा प्रॉब्लम ही होते हैं। जी जी। तो ये इंसान को मोटिवेट करता है कि मेरे पास वजह क्या है छोड़ने के लिए, ओके, मैं क्यों छोड़ना चाहता हूँ। ये वजह होना बहुत ज़रूरी है, मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी मोटिवेशन जब होगा तभी वो ट्रीटमेंट के लिए आएगा। और ये सिर्फ एक दिन का ट्रीटमेंट नहीं है, ये कुछ लंबे समय तक के लिए चलता है, उसमें इम्प्रूवमेंट आता है, बट ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना बहुत ज़रूरी है। और कभी भी इस तरह के प्रॉब्लम अगर लगे, शेयर करें बात को,
लोग संकोच में रहते हैं कि मैं किसी से शेयर करूंगा, मेरे फ्रेंड से शेयर करूंगा तो प्रॉब्लम बढ़ेगा। देखिए, अपना प्रॉब्लम शेयर करना या उसके लिए हेल्प सीख करना, हेल्प लेना, मदद लेना, उसको ठीक करने की कोशिश करनी कमज़ोरी नहीं है, ये आपका स्ट्रेंथ है। तो उसमें कभी भी शर्माना नहीं है। अपने फ्रेंड्स से बात कर सकते हैं, या ना चाहे तो सीधे डी एडिक्शन सेंटर या साइकेट्रिस्ट से आके मिल सकते हैं, हॉस्पिटल में आ सकते हैं, अपने प्रॉब्लम बता सकते हैं। आपको सारा स्टेप बाय स्टेप क्या क्या इसका ट्रीटमेंट मोडालिटी है, कितने तरह के ट्रीटमेंट्स हैं, क्या क्या ऑप्शंस आपके लिए बेटर होगा, और साथ में फैमिली का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। नशा अगर कोई छोड़ना चाहता है तो उसमें फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। इसलिए फैमिली का सपोर्ट हम लोग एक ऑलराउंड सपोर्ट सिस्टम के साथ ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होता है। दवा, डॉक्टर, फैमिली और जो सपोर्ट सिस्टम है, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, तभी प्रॉब्लम ठीक हो। इसके अलावा, क्योंकि जैसे हमने कहा एक दर्शक जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, आपका नाम? मेरा नारायण है जी, सवाल पूछिएगा। और मैं मनारघाट से बात कर रहा हूँ जी, सवाल पूछिएगा। मेरा सवाल ये है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, छोटी बातों में मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। जी, ठीक है। आपका उम्र कितना है? अभी मेरा उम्र 18+ है। और ये प्रॉब्लम कितने दिन से हो रहा है आपको? एक्चुअली लास्ट 2 या 3 ईयर्स से हो रहा है। ठीक है। और आपको मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 2-3 साल से कोई पर्टिकुलर वजह आप जानते हो जिसके वजह से ऐसा प्रॉब्लम चेंजेस आए आपके अंदर? हाँ जी, मुझे एक्चुअली अल्सर का प्रॉब्लम था, तो उसके बाद से ही ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है। तो आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कभी भी हमारे क्लिनिक में आ सकते हैं, जीबी पंत हॉस्पिटल, साइकेट्री ओपीडी है, रूम नंबर 46। रूम नंबर 46 में आ सकते हैं। आपको हम टेक्निक्स बताएंगे गुस्सा कंट्रोल करने का, ठीक है, जो बिना दवा के भी कर सकते हैं। ज़रूरत पड़े तो आप दवा भी ले सकते हो, लेकिन पहले असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ओके। ठीक है, आप कभी भी आ सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। ओके जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। जैसे इन्होंने ये सवाल किया कि गुस्सा ज़्यादा गुस्सा आता है, तो अगर इसे हम ड्रग्स के साथ कंपेयर करें, तो कैसे हम पता करें कि इनको ज़्यादा गुस्सा आता है? देखिए, गुस्से का तो मेजरमेंट हर इंसान में अलग अलग होता है। जी। जैसे इन्होंने पूछा इनको गुस्सा आता है, बट इनका प्रॉब्लम ड्रग्स से नहीं था। इन्होंने ड्रग के बारे में नहीं बोला। कई लोगों में ड्रग्स के वजह से भी होता है। जैसे फिजिकल सिम्टम्स होना, किसी को सर दर्द की बीमारी है, किसी को पेट दर्द है, लंबे समय से चला आ रहा है, ये एक बहुत बड़ा कारण है सुसाइड का। ठीक है ना, ये बहुत कॉमन है। इनके एग्जाम्पल में ये ऐसे ही शुरू होता है, बेचैनी, उदासी, लंबे क्रोनिक इलनेस अगर है बहुत लंबे समय से, तो जब भी अभी आपका शरीर परेशान हो, स्ट्रेस में हो, तो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होना बहुत कॉमन सी बात है। शरीर और मन जुड़ा हुआ है, एक को दिक्कत होगी तो दूसरा भी प्रभावित होगा। तो ये हमको समझना है, दोनों, हम एक को छोड़ नहीं सकते। तो इसीलिए कई बार देखा जाता है कि जो मेन उसका इलाज हो रहा है उसके बारे में उसको सही से बताएं, जानकारी दें, एश्योर करें, उसी से ही ठीक हो जाता है। कई बार होता है कि गुस्सा उनको आता नहीं है कि गुस्सा कंट्रोल कैसे करना है, कोपिंग मैकेनिज्म नहीं आता है, तो कई बार तो ये हमारे घर से हम सीखते हैं, कभी कभी हमको सिखाना पड़ता है कोपिंग स्किल्स, तो हम कोपिंग स्किल्स सिखाएंगे ऐसे बच्चों में। और कई बार जैसे आपने बोला कि पेट में अल्सर है, चिड़चिड़ापन है, हमारे पास कई बच्चे ऐसे भी हैं जो आते हैं जिनमें ड्रग की समस्या है, साथ में चिड़चिड़ापन भी है और पेट में अल्सर भी है। ड्रग लेने के वजह से भूख कम हो जाना, वज़न कम हो जाना, सही समय से भूख नहीं लगना, नहीं खाना, पेट में अल्सर होना बहुत प्रॉब्लमेटिक है। कई लोग शराब पीते हैं, पेट में अल्सर बहुत कॉमन है। ठीक है ना। फिर खून कम हुआ, अल्सर की वजह से खून कम हुआ, खून रिस रहा है, खून कम होने से भी साइकोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं, यानी एनीमिया। एनीमिया में भी साइकोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि चिड़चिड़ापन, कंसंट्रेशन कम हो जाना, किसी बात पर अटेंशन कम हो जाना। तो कई बार नशा की वजह से मेडिकल प्रॉब्लम होता है, कोई बीमारी हो गई शरीर में और उसके वजह से भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रहा है, यानी नशा के वजह से भी साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हो रहा है और शरीर में कोई बीमारी है उसके वजह से भी साइकोलॉजिकल सिम्टम्स, दोनों हो सकता है। तो ये रहे सिम्टम्स जो अलग अलग जो साइकेट्रिकली बात करें, क्या इससे नशे के सेवन से मेडिकल इलनेस और अलग अलग जो मेडिकल इलनेस होते हैं वो हो सकते हैं? उसमें प्रमुख हम किसके विषय में बात करें सर? जैसे मैंने बताया, जैसे शराब का सेवन करने से, शराब का सेवन करने से अल्सर होगा,
हार्ट की बीमारी होगी, लीवर का प्रॉब्लम होगा, है ना। कई लोग लीवर की बीमारी से फिर आपको जब शरीर बीमार हो गया तब उदासी, बेचैनी होना बहुत कॉमन है। कई बार लोग जैसे लीवर की प्रॉब्लम है, उनको पता है शराब पीने से लीवर की दिक्कत होती है, कई लोग खुद से बाहर से ओवर द काउंटर मेडिसिन लेते हैं जी। उनको लगता है कि ये खाने से लीवर ठीक रहेगा तो मैं शराब पीना मेरे के लिए नॉर्मल है, मैं पी सकता हूँ दवाई के साथ, ये सब गलत है। है ना। यदि हम बात करें सर, ये नशा जो होता है कैसे शुरू होता है? मतलब लोग अट्रैक्ट तो होते हैं, बट कैसे अट्रैक्ट होते हैं, कहाँ से शुरू होता है, कैसे हम समझे इस चीज़ को कि हम ये क्यों ले और क्या है ये? देखिए, किसी के घर में नशा एक जेनेटिक बीमारी है, उसमें जेनेटिक फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। ओके, ठीक है ना। अगर किसी के खानदान में नशा का चलन आ रहा है, हो सकता है जेनेटिकली ये चीज़ें फैमिलीज में आगे जाए, क्योंकि जो व्यक्ति नशा करता है एट प्रेजेंट उसके जीन्स तक में चेंजेस आते हैं। ओके, अगर कोई व्यक्ति नशा कर रहा है कुछ महीने से, उसके जीन्स में चेंज आना शुरू हो जाता है क्रोमोसोम पे लेवल पे जी। तो ये रिस्क ट्रांसफ़र होता है अपने बच्चों को, आने वाले पीढ़ियों को हम दे रहे हैं। ओके, ठीक है। तो ये रोक हम तभी सकते हैं जब नशा बंद करेंगे। लेकिन हमारे आसपास जीन्स के अलावा जेनेटिक एक रिस्क फैक्टर है, इसके अलावा किसी को जेनेटिक रिस्क फैक्टर है, किसी के फैमिली में दादा परदादा फादर पी रहे हैं, ज़रूरी नहीं मुझे हो 100%, मैं रिस्क फैक्टर में हो सकता हूँ, बट मेरे आसपास जो एनवायरनमेंट है वो उस रिस्क को बढ़ाएंगे। जैसे कि मीडिया है, मीडिया में नशा करना अगर ग्लैमराइज करके दिखाते हैं और मैं उससे प्रभावित होता हूँ तो कल को मैं नशा करूँगा तो मेरा रिस्क बढ़ जाएगा। ऑलरेडी मेरे अंदर जेनेटिक कमज़ोरी है जी, उस पर मैं और एक नया ऐड कर रहा हूँ। ठीक है। तो एक और प्रॉब्लम्स हो गया कि आपने मीडिया से देखा, आपने पीयर प्रेशर, आपने संगति ऐसी चुनी, आपने दोस्त ऐसा चुना, आपके पास दोनों ऑप्शन थे फ्रेंड्स चुनने का, आप नशा नहीं करने वाले संगत में भी जा सकते थे, नशा करने आपके ऊपर है, आपने चुना नशा करने वालों, तब गलत संगत में चले गए जी, फिर आपका रिस्क बढ़ गया। तीसरा रिस्क है कि आप स्ट्रेस कोप कर पाते हैं कि नहीं। अगर कम कर पाते हैं, स्ट्रेस कोप करने के लिए नशे का सहारा ना लें। ठीक है। जो लोग स्ट्रेस नहीं बर्दाश्त कर पाते या जिनको पहले से कोई मानसिक बीमारी है, ऐसे में होता है बहुत लोगों को एंजाइटी की बीमारी होती है, बेचैनी की प्रॉब्लम होती है जी। वो सेल्फ मेडिकेट करते हैं, शराब पीते हैं, नशा करते हैं, उनको एंजाइटी कम हो जाता है। ओके, वो सेल्फ, अब ये जो साइकिल है चलता रहेगा। क्या ये उनका सोच था? हाँ, उनको लगता है कि शराब पीने से मेरा एंजाइटी कम हो जाता है, मेरे को फील हो रहा है, रोज वो शराब पिएगा। ठीक है ना। उसके बाद ये साइकिल चलता रहता है, फिर वो आदी हो जाता है जी। और एक फैक्टर जैसे कि आपने किस तरह से गलत धारणाएं पाल रखी है या आपने सुना हुआ है उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया। जैसे कि लोगों का कहना है कि जो गलत धारणाएं रखते हैं कि शराब थोड़ा थोड़ा पीना चाहिए, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो शाम को थोड़ा शराब पीने से बॉडी फिट रहेगा, लेकिन ये सारी चीज़ें गलत है। जहर आप थोड़ा लो या ज़्यादा लो, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में प्रॉब्लम तो होगा जी। और ये शराब का इफेक्ट ऐसा है कि शरीर के ऊपर से दिखता नहीं है शुरुआती समय में, जब तक दिखना शुरू होता है तब तक काफ़ी देर हो जाता है और प्रॉब्लम काफ़ी डैमेज हो चुका होता है। इसीलिए ये जो गलत धारणाएं हैं ना, इनसे दूर रहना है जी। और कई लोग जैसे गांजा के लिए यूथ में बहुत है कि गांजा तो बहुत सारे कंट्रीज़ में लीगल है जी, है ना। तो इसको हम एक बेस बना के गांजा सेवन तो नहीं कर सकते। और गांजे का रिसर्च हो रहा है, कैंसर है, कैंसर के ट्रीटमेंट में तो हमको पीना है नहीं। आप ना आपको कैंसर है और ना वो जहाँ पे रिसर्च सेंटर में या जो भी ट्रीटमेंट मेडिकल फैसिलिटीज़ में देते हैं वो उनका भी डोज पैरामीटर है ना। कैनाबिनॉल ये जो ऑयल्स है ना, उसका रिसर्च है अभी, और वो भी जो भी प्रिस्क्राइब्ड है वो बहुत अमाउंट में देते हैं, नशे के तौर पे नहीं देते हैं। और कई देश में जो भी रेगुलराइज किया है उन लोगों ने, लीगल किया है नशा, उन लोगों को अब ये भी रिसर्च में आया है कि जितना नशा बेच के टैक्स मिलता है सरकार को, उससे ज़्यादा उस देश के पॉपुलेशन का नुकसान होता है, हेल्थ केयर में पैसा लगता है जाता है ना। तो लॉन्ग टर्म में कहीं बेनिफिशियल नहीं होता है। तो बेटर है कि आप अपनी कोपिंग एबिलिटीज़ बढ़ाएं रिक्रिएशन के लिए या रिलैक्सेशन के लिए। अब नशा का ऑप्शन छोड़ के बहुत तरह के ऑप्शन हैं।
आप फैमिली के साथ घूम सकते हो, टाइम बिता सकते हो, बच्चों के साथ टाइम बिता सकते हो, कहीं पिकनिक जा सकते हो, कोई हॉबी रख सकते हो, है ना। जी जी। बदन दर्द है, शाम को काम करते हो, हैवी वर्क है, ठीक है, गर्म पानी से नहा लो, है ना। तो बहुत सारे नुस्खे हैं, ऑप्शन शराब के छोड़ के, ये हम रैशनलाइज करते हैं, हम जो कर रहे हैं उसको सही ठहराते हैं। शराब को कोई लत लग गया है, वो शराब को ही सब कुछ बताएगा कि इससे अच्छा होता है, उसको तो गलत ठहराएगा नहीं, रैशनलाइज करते हैं। इसीलिए इन सब चीज़ से बचना है। ओके, तो दर्शकों, हमारा कार्यक्रम जारी रहेगा इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। मिसकंसेप्शन, इसमें मैं चाहूँगा कि आप और कुछ ऐड करें, क्योंकि कई लोग जो होते हैं ना, जो रात के समय में, यदि हम बात करें ना, तो रात के समय में हल्का सा वाइन लेना पसंद करते हैं। वाइन हो गया, या फिर थोड़ा सा बियर हो गया, या फिर थोड़ा सा जो भी हॉट हो गया, तो लोग लगता है कि ये अगर हम हल्का से ले तो हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा, डॉक्टर ने ऐसा कह दिया। तो ये कैसे हम समझे इस चीज़ को? देखिए, कभी भी ये आपको समझना है, कई सारी कंपनीज इसको प्रमोट करती हैं कि वाइन पीने से हार्ट का हेल्थ अच्छा रहेगा, अल्कोहल पीने से इतना लेवल अच्छा है। अभी जो रिसर्च जो भी है नया, उसने क्लियरली बोला है कि कोई हेल्दी लिमिट नहीं होता है। ओके। शराब का कोई हेल्दी लिमिट होता ही नहीं है ना। जहर है, थोड़ा लीजिए, ज़्यादा लीजिए, जहर जहर है, जहर जहर है जी। कंपनीज करती हैं अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन के लिए। ओके, ठीक, कोई भी प्रोडक्ट चलता नहीं है तो उसके आप 2 फायदे बता दीजिएंगे तो उसका सेल बढ़ जाएगा। ये आपको समझना है। आप कंज्यूमर हैं, आप क्लाइंट हैं, आपको समझना है कि आप इस ट्रैप में ना पड़ें। ओके, ठीक है, अपना जो भी सही गलत आप खुद समझ के आगे डिसाइड करें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि लोग ये बात को समझें। क्योंकि यदि हम अपने इस सोसाइटी को भी देखें, इंडियन सोसाइटी को भी देखें, कि अधिकतर हम देखते हैं कि जो पेरेंट्स भी रहते हैं, जनरली पेरेंट्स भी जो है रात के समय में इसका सेवन करते हैं, तो कितना प्रभाव पड़ सकता है ये उनके बच्चों पर? क्योंकि इसका सवाल जब हमने पहले भी दिया, किंतु इसमें ही बहुत महत्वपूर्ण बनता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा परिवार जो बैठ के एक फंक्शन के दौरान पीता है, तो कितना बड़ा प्रभाव पड़ सकता है? मैं इसमें कल्चरल एस्पेक्ट बताऊंगा जी जरूर। उससे पहले थोड़ा सा ये बताता हूँ कि कई बार मैंने देखा है कि जो भी पेरेंट्स ये शाम को थोड़ा थोड़ा लेता है शराब, फादर हो, कई बार फीमेल्स भी लेती हैं जी। देखो, कई बार ये जो रोज़ लेने का चलन है, कई बार जो लेता है उसको एंजाइटी का प्रॉब्लम होता है, बेचैनी का प्रॉब्लम होता है। ओके। उनको एक्चुअली स्लीप डिस्टर्बेंस है, चाहे वो एंजाइटी की वजह से हो या शराब का आदी हो गया, नहीं पियेंगे तो नींद नहीं आता है। ओके, ठीक, तो ये तो आपके बच्चे सीखेंगे, ये आगे जाके वही फॉलो करेंगे जो आप फादर करेंगे। जी, जी। आप घर में किताब लेके बैठते हैं फादर अगर, तो बच्चा भी पढ़ने में इंटरेस्ट रहेगा। बच्चा फादर क्राफ्ट करता है तो बच्चा भी इंटरेस्टेड रहेगा, बच्चा तो सीखेगा आपसे। तो ये आप पे डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। ठीक, दूसरी चीज़ कि पेरेंट्स को पहले से अपना ये जो भी गलत हैबिट्स हैं ये छोड़ना है। छोड़ने के बाद एजुकेट भी करना है बच्चों को, और साथ में कल्चरल एस्पेक्ट में मैं बोलता हूँ कि ये कल्चर अलग अलग, वो पूरे दुनिया में अलग अलग जगह के लोगों में अलग अलग रीति हैं शराब को लेके, क्योंकि शराब बहुत पहले से ही चला आ रहा है सोसाइटी में। जैसे कि इंडियन पॉपुलेशन है, हमारा जीन्स शराब के लिए बना ही नहीं है। ओके, हम शराब हजम कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे जीन्स जो एंजाइम्स बॉडी में है या लीवर में है जो शराब को तोड़ता है। जैसे एक फीमेल और एक मेल, कंपैरेटिवली फीमेल्स टॉलरेट नहीं कर पाती शराब। थोड़ा सा पी के ही उनको बहुत इल इफेक्ट होता है, नशा लगता है, उल्टी ये सब लगता है, प्रॉब्लम होता है। इसी तरीके से अलग अलग कंट्रीज़ के रेस में, अलग अलग रेस में ये जो अल्कोहल को पचाने की या तोड़ने की जो शक्ति होती है बॉडी में अलग अलग होती है। हम सबसे ख़राब है एशियंस में, चाइनीज़, इंडियंस या इंडियन सब कॉन्टिनेंट जितने भी हैं, हमारे लिए अल्कोहल है ही नहीं। ओके। आप आयरिश पॉपुलेशन में देखें, वो लोग बिंज ड्रिंकर्स होते हैं। बिंज ड्रिंकर एक साथ में बहुत सारा अमाउंट पी लेते हैं वो, जी, है ना। तो क्या हम इसमें ये चीज़ समझ सकते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज़ में स्पेशली जहाँ पे ठंड का मौसम ज़्यादा होता है, क्या इसके लिए ही उन्होंने ये शुरुआत की थी? नहीं, हाँ मैं बताता हूँ। ये क्षमा चाहूँगा, एक दर्शक जुड़े, उनसे पहले बात कर लेते हैं। हेलो। सर, पिछले 5 साल से सर मैं डिप्रेशन में हूँ, तो मेरा चेस्ट पेन भी होता था जी, पैल्पिटेशन है, ट्रेमलिंग है, स्वेटिंग है, ठीक,
फीलिंग ऑफ चॉकिंग है जी जी। केयर ऑफ डाइंग। अच्छा तो इसको जो दवाई जीवन से मिला है सर, जी। तो दवाई तो इधर में मिलता नहीं, अभी अमृतपाइन और नाइट्रोवेट ये दोनों चल रहे हैं सर। आप कहाँ रहते हैं? कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ गया है। आप कहाँ रहते हैं? डिगलीपुर सीतानगर। अच्छा अच्छा, आप एक काम कर सकते हैं, देखिए आपका जो भी ट्रीटमेंट चला है ना, आपके जो भी डिगलीपुर में अभी कोविड का सिचुएशन है, पोर्टब्लेयर तो आ नहीं सकते ऑब्वियसली, आपके जो भी वहाँ पीएचसी में डॉक्टर हैं जी जी, उनसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो मेरे से बात कर सकते हैं डायरेक्टली ओवर फोन। जी जी। मेरा नाम डॉक्टर कुशाल है और मैं साइकेट्रिस्ट हूँ। तो जी सर आपसे हम दवाई सब लिया था, जो हाँ। दवाई सर हम लिया था वो दवाई कंटिन्यू हम कर नहीं पाया। अच्छा। तो में सीएमओ सर से हम बात किया। ओके ओके। तो अभी अमृतपाइन दिया है 75 mg का, ठीक है, और नाइट्रोवेट दिया है, ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है करके फिनोफाइवेट दिया है। ओके ओके। मैं एक काम कर सकता हूँ, आप आपके डॉक्टर साहब जो है, जो आपके प्राइमरी हेल्थ सेंटर में है, वो मेरा नंबर ले सकते हैं हमारे रिसेप्शन से, जीबीपन के रिसेप्शन नंबर से, वहाँ से मेरा नंबर लेके वो मेरे से बात डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपका डोज या दवा जो है मॉडिफाई कर दूंगा। जी जी धन्यवाद कॉल करने के लिए। सर इस सवाल को मैं, जो पिछला सवाल था उसे हम अभी अगले सवाल के तौर पे पूछूंगा। इस सवाल को मैं अगर डिप्रेशन के साथ जोड़ूं, जो सवाल इन्होंने पूछा, क्या इससे डिप्रेशन भी हो सकता है नशे के सेवन से? नशे से मैंने बोला जैसे कि साइकेट्रिक इलनेस होता है, लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ओके। क्योंकि एक साइकोलॉजिकल चीज़ है कि कोई अपनी कमज़ोरी मानता नहीं है। जी जी। अपना जो भी काम करता है वो उसको रैशनलाइज करता है कि मैंने जो किया सही किया मैंने। ओके। है ना। और कई बार देखा गया है जो लोग शराब पीते हैं, काफ़ी बार देखा गया कि आप देखो कि जिद्दी स्वभाव के होते हैं। जी जी। आपने उनको बोला या आपका सजेशन उन्होंने नहीं लिया और आपने जो बोला उसको उल्टा ही करेंगे, ऐसा भी होता है। तो ये बात बहुत ज़रूरी है समझना कि अगर आप खुद इंट्रोस्पेक्ट करें, आपका कोई सुझाव देता है तो उसको सीरियसली सोचना है। हमें कोई भी सुझाव, पहली बात तो कोई किसी को सुझाव आजकल देता नहीं है, नहीं देता है। अगर दे रहे हैं तो उसका मूल्यांकन करना है, सोचना है उसके बारे में। अगर लगता है कि नहीं सही बात है तो उस पर एक्शन लेना है, विचार करना, तभी जाके लोग आगे बढ़ेंगे। साइकेट्रिक इलनेस में बहुत तरह के अलग अलग नशा है, जैसे मैंने बोला मनोविकृति हो सकती है, साइकोसिस है ना। और जैसे कि उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसके सिम्टम्स ऐसे जैसे कि कान में आवाज़ आने, ऑडिटरी हेलुसिनेशंस बोलते हैं। आपके आसपास कोई नहीं है बट आपको ऐसा लगता है कि जैसे कोई आपसे बात कर रहा है। ऐसे लोग आपको दिखेंगे अकेले अकेले बात कर रहे हैं, है ना। उनको शक की बीमारी, जैसे एग्जांपल बताऊं, जो शराब पीते हैं उनमें डिल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी होता है। डिल्यूजन मतलब जो बात सच नहीं उसको सच मानते हैं, एक फॉल्स बिलीफ। ओके। उनको जैसे कि एक एग्जांपल है डिल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी, यानी कि मेरी जो वाइफ है, जो मेरा लव पार्टनर है, वो मेरे साथ चीटिंग कर रहा है। जी। ये बात सच नहीं हो सकता है बट वो सच मानेगा। ओके। कई बार जैसे गांजे कैनाबिस वो पीने से कई बार ऐसा होता है कि डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, उसे बहुत डर बैठ जाता है मन में, उसको लगता है कि कोई से मारने आएगा, कोई से मारना चाहता है जान से। और कई बार इस डर के वजह से लोग सुसाइड कर लेता है। ओके। शराब की वजह से भी सुसाइड रिस्क बहुत हाई होता है ना। और अंडमान में सुसाइड बहुत ज़्यादा है ना। हम नेशनल पैरामीटर्स में मतलब टॉप में है, यूटीज़ में। तो हमारे लिए तो बहुत ज़रूरी है कि इसको देखना। और हम अल्कोहल में भी नंबर 6 में हैं। ओके। ऑल ओवर इंडिया, बल्कि हम बहुत छोटा सा स्टेट है, छोटा सा, हमसे बड़े बड़े राज्य हैं, है ना। और हम इस छोटे से राज्य में होके भी हमारा नंबर 6 है ना। तो हमको बहुत सीरियसली सोचना है कि हम आने वाले पीढ़ी में क्या देने वाले, आने वाली पीढ़ी को। हमारे जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं उनको बहुत सीरियसली सोचना है। जी। जो सवाल एक मैंने आपके सामने रखा था कि जैसे आपने कहा कि ये जो शराब होती है वो हमारे लिए है ही नहीं, सब कॉन्टिनेंट के इंडिया के लिए, तो उसके विषय में जैसे आपने कहा कि आयरलैंड के विषय में, जैसे मैंने बोला कि आयरिश पॉपुलेशन है जी, वहाँ के लोग शराब बहुत ज़्यादा पीते हैं, एक साथ बिंज ड्रिंक करते हैं, जो भी पीते हैं। इसी तरह ज्यूज़ हैं, यहूदी पॉपुलेशन है, उनमें बचपन से ही रिलीजियस सेरेमनी में थोड़ा थोड़ा करके कम अमाउंट में, ओनली ऑन रिलीजियस फेस्टिवल सिचुएशन में बहुत कम मिलता है, ठीक है ना। तो इसी तरह अलग अलग जगह में, अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग तरीका है, तौर तरीका है। मेरे लिए शायद उनके लिए जो फिट है मेरे लिए फिट नहीं होगा। आज के समय में हमारे लिए नशा फिट नहीं है। ओके जी। एक बहुत एक
कॉमन सा चीज़, जैसे अंडमान में अगर हम देखें तो पान का जो सेवन है बहुत कॉमन सा है। जितना अल्कोहल नहीं है, मुझे लगता है कि पान का सेवन ऑलमोस्ट सभी करते हैं जी। ये ऑफिस, कंपनीज, डिपार्टमेंट्स वगैरह में जब कोई काम करता है, फॉर एग्जांपल कोई ड्राइवर का काम करता है या फिर कोई भी जॉब करता है, जो उनके ऑफिसर्स होते हैं, इस चीज़ को नेग्लेक्ट करते हैं। तो किस प्रकार ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है, कंपनीज है, किस प्रकार इस चीज़ को मोल्ड करें? क्योंकि हमें लगता है कि जैसे आपने कहा कि एक वर्ड यूज़ किया कॉमन है, तो कैसे इस चीज़ को संभाल पाए? देखिए, जैसे मैंने पहले बोला कि हमने इनको छोटा और बड़ा नशा खुद ही बना लिया। ओके, हमने पान को अपने ले लिया कि एक्सेप्टेबल है, ठीक है ना जी। और ये जानते हुए कि अंडमान में ओरल कैंसर बहुत बढ़ गया है, ओवरऑल इंडिया में भी ओरल कैंसर बढ़ गया। इसका एक ही कारण है, गुटखा, तंबाकू, है ना। बहुत लोग बोलते हैं हम पान नहीं खाते बट सुपारी खाते हैं जी, बट उसमें भी आपका ओरल म्यूकोसा में डैमेज होता है। ओके, ठीक है। जर्दा जो खा रहे हैं उसमें बहुत तरह के केमिकल्स होते हैं, आपको कैंसर होने का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। मुंह से लेके पेट का कैंसर, अतड़ियों का कैंसर कहीं पे भी हो सकता है, अतड़ियों में। तो ये रिस्क, हाँ, अब ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे आप क्या कर सकते हैं, जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन का हेड है, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आपके कर्मचारी अगर शराब का नशा करते हैं, आप पान का सेवन करते हैं, हर साल हम एक वीक मनाते हैं, उस वीक में आप एजुकेट करें, है ना, प्रोग्राम्स कंडक्ट करें ताकि हाँ जी। और जो भी कई बार हम देखते हैं कि कोई शराब का सेवन करके भी कई बार होता है, ड्यूटी में आ रहा है जी, है ना, आपके पास तो ऑप्शंस हैं उसके पे एक्शन लेने का, ऑफिशियल एक्शन लेने पे, बट उससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसको डी एडिक्शन ट्रीटमेंट के लिए भेजना। ओके, है ना। डांट देने पे अगर कोई नशा छोड़ देता तो वही ट्रीटमेंट होता है, तो वो तो ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ, ऑफिशियल एक्शन अलग बात है, लेकिन उसको ट्रीटमेंट के लिए भेजना और वो ट्रीटमेंट ले रहा है कि नहीं, है ना, मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप देखो, एक एम्प्लॉय जब होता है जो नशे का आदी हो गया है, वो शराब तो पीता है खुद, लेकिन वो जो हर महीने जो जिस दिन सैलरी होता है उस दिन पैसे खर्च कर देता है, और घर वालों के लिए पैसे नहीं बचते हैं, नहीं बचता है जी जी, ठीक है ना। तो बीइंग द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन और हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आप अगर ये काम कर सके तो बहुत बढ़िया होगा। मेरी तरफ से तो यही राय है जी। क्योंकि आप अल्कोहल से सिर्फ एक इंसान ख़त्म नहीं होता है, उसकी पूरी फैमिली ख़त्म हो जाती है। कोई भी नशा है ना, तो उसमें बहुत इफेक्ट होता है जी। इस दौरान ये जो वर्तमान समय जो पैंडेमिक हम कह रहे हैं, जो महामारी इस वक्त है कोविड-19 के कारण, इस वक्त हम समझते हैं कि इसका भी बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि लोग जो होते हैं, पहले दुकान खुला होता था, अब दुकान बंद है, जा नहीं पाते, ले नहीं पाते, जो विड्रॉल सिम्टम्स वगैरह होते हैं, या फिर जब खुलता है तो इकट्ठे में ख़रीद लेते हैं। तो इसको हम कैसे समझें? क्योंकि इस पैंडेमिक एक बहुत बड़ा एक चेंज लेके आ चुका है ऑलरेडी, और ये बहुत लंबे समय तक रहेगा, हम समझते हैं। तो इसे हम कैसे देख सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये दो तरीके से समझना है। एक तो जो नशा बेचने वाले हैं, और एक जो खरीदने वाले जी। जो कंज्यूम करेंगे उनको नशा मिल नहीं रहा है जी, और जिनका ये जो मूवमेंट बंद हो गया नशा लेके जाने का, और इसे कई बार होता है कि नशा लोग चेंज कर लेते हैं एक नशे से दूसरी तरफ। जैसे अब कंट्री मेड लिक्वर, मतलब देसी दारू, उसकी तरफ शिफ्ट कर गए। अब क्योंकि मिल नहीं रहा है तो देसी दारू। इस बीच में इंसान के पास ऑप्शन भी था कि शराब छोड़ दे। सही। अगर बहुत ज़्यादा, कई बार होता है कि शराब पीने वाला व्यक्ति जो आदी हो चुका है, शराब छोड़ने में दिक्कत होती है। ओके, हाँ, और ऐसा नहीं कि आप शराब बंद कर देंगे तो उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। 3 से 4 महीने तक आपको रहेगा ही रहेगा। चाहे वो डिप्रेशन के रूप में रहे, नींद में गड़बड़ी रहे, चिड़चिड़ापन रहे, कुछ और प्रॉब्लम रहे। और शराब पीने से बॉडी में एक विटामिन होता है थायमिन, वो बहुत खत्म हो जाता है, एकदम कम हो जाता है जी जी, ठीक है ना। क्योंकि हमारे जो खाने का स्टमक बोलते हैं, खाने का थैला या स्टमक बोले, अतड़ियों में जो भी हम खाते हैं वो सोखता है, फिर ब्लड में आता है, फिर शरीर को लगता है। हमने जहाँ से सोखने का जो जैसे मखमल जैसा लेयर जैसा होता है जी, शराब की वजह से वो सब डैमेज हो जाता है। तो आप जो भी खाते हो शरीर में लगता नहीं है जी जी जी। तो ये भी एक मिसनोमर है कि आप शराब पी रहे हो तो अच्छे से खाइए तो लगेगा, नहीं, ऐसा नहीं है, ये भी गलत धारणा है। ओके, ठीक है ना। तो लोग बाग क्या कर रहे हैं कि शराब जो मिल रहा था दुकानों में, अब वो चले गए कंट्री मेड लिकर। ओके, कई जगह में ऐसा होता है कंट्री मेड लिकर पी के अंधे हो जाते हैं जी, ठीक है ना, क्योंकि प्रोटोकॉल के हिसाब से नहीं बनाते, बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ी होती हैं। ठीक है,
तो अब हो गया, लोग तंबाकू बंद हो गया तो कोई और नशा। उस समय ये सोचना है कि हम नशा छोड़ने के प्रति कैसा करें। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने अगर स्टेप लिया है कि नशा बंद करना है, क्योंकि कोविड के वजह से पान खाते हैं तो पान थूकते हैं लोग, पीक थूकते हैं, उससे तो कोविड फैल सकता है ना। आपने अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को जान को खतरे में डाला, तो ये बहुत सोचना ज़रूरी है। तो कई बार बाई फोर्स करना पड़ता है ना। तो ये इम्पोर्टेंट ज़रूरी भी है और चीज़ लोगों को समझने की ज़रूरत है। अगर बंद किया है तो मेरे अच्छे के लिए मैं इसको छोड़ने का कोशिश करूँ, ना कि दूसरे नशे की तरफ जाऊँ। ठीक है। और अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो हम हॉस्पिटल है, ट्रीटमेंट अवेलेबल है, डी एडिक्शन ट्रीटमेंट है। शराब की वजह से भी बेचैनी की बीमारी, उदासी, सिर्फ शराब छोड़ने से कुछ दिन प्रॉब्लम रहता है ऐसा नहीं है। शराब की वजह से प्रॉब्लम होता है। नशा करने से जो हमारा मस्तिष्क का वॉल्यूम है वो छोटा हो जाता है, मस्तिष्क छोटा हो जाता है, याददाश्त कम हो जाता है, बहुत तरह की बीमारी, डिमेंशिया, भूलने की बीमारी, पार्किंसंस, उसके वजह से ये सब होता है। जी। एक और सवाल रहेगा, जैसे हम नशे की बात कर रहे हैं, स्मोकिंग जी, ये भी अगर हम देखें तो भारत में बहुत ज़्यादा है, महिलाओं में भी है, पुरुष में भी है, तो बहुत ज़्यादा है। और हम देख सकते हैं कई तरह की बीमारी जैसे टीबी वगैरह ज़्यादा होते हैं। क्या स्मोकिंग इज़ ऑल्सो ये जो है जुड़ा हुआ है डिप्रेशन, एंजाइटी के साथ, इसे हम साइकोलॉजिकली जोड़ सकते हैं? सिंपली बात है कि कोई अगर नशा करता है तो ये समझना है कि उसको बेचैनी की बीमारी है या उसको डिप्रेशन है। ठीक है ना। जब भी कोई आदमी सिगरेट पीता है, शुरू में तो शौक से ही पीना शुरू करता है, फिर धीरे धीरे आदी हो जाता है। क्योंकि जैसे ही ब्लड में निकोटीन का लेवल कम होता है, विड्रॉल सिम्टम्स होता है, इंसान को तलब लगना शुरू होता है, बेचैनी शुरू होती है। नशे का इफेक्ट समझना है कि सिर्फ 10 मिनट के लिए रहता है। 10 मिनट में खत्म हो जाता है उसका एक्शन जी। ठीक है। और बॉडी से पूरा निकोटीन हटने में 1 सप्ताह का समय आसपास समय लगता है। तो कई लोग जो बेचैनी रहते हैं, स्ट्रेस कोप नहीं कर पाते, वो नशा करते हैं। ये एक इनडायरेक्ट इंडिकेटर है, इनडायरेक्टली बता रहा है कि व्यक्ति को नशे का लत है, शायद हो सकता है डिप्रेशन या एंजाइटी हो, है ना। तो आप नशा लेते हो, कोविड के समय में कहीं खुले में पी रहे हो, ऑब्वियसली लंग्स में जाएगा हवा, रिस्क है। नशे के वजह से लंग्स में और भी बीमारी होती हैं, जो फिर कोविड या और भी बहुत तरह की बीमारियां हैं, हार्ट की बीमारी हैं, है ना, रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है। तो बहुत तरह की बीमारियां हैं जिसमें रिस्क बढ़ता है। तो इसलिए और एक एग्जांपल बताऊंगा आपको। कई लोग शराब पीते हैं जी, ठीक है ना। शराब की वजह से टीबी होता है, डायरेक्टली तो नहीं होता। शराब पीने की वजह से आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी। इम्यूनिटी जब कम होगा, आपको ट्यूबरकुलोसिस होना बहुत कॉमन है। फॉरेन बॉडीज अंदर आ सकते हैं, मतलब इन्फेक्शन आप पे हावी हो जाएगा, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है शराब पीने की वजह से। तो आपको इन्फेक्शन लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाता है। खासकर टीबी अल्कोहलिक्स में बहुत कॉमन है, बहुत अनकॉमन सा नहीं है जी। बहुत लोग जिनको जो शराब पीते हैं उनमें टीबी होता है। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको टीबी की बीमारी है, बहुत लोग टीबी की बीमारी से ग्रसित हैं, बट उन्होंने अपना शराब छोड़ा नहीं। कई बार डॉक्टर्स को बताते ही नहीं है कि शराब मैं पीता हूँ। ठीक है। तो वो टीबी तो बीमारी चल रही है, साथ में शराब भी चल रहा है, तो इफेक्ट तो होगा नहीं, क्योंकि शराब एक नशा है, ड्रग है, उसका दवा के साथ इंट्रैक्शन होता है। इसी तरह जब स्मोकिंग करता है कोई इंसान और कोई मेडिसिन खा रहा है, तो स्मोकिंग करने की वजह से जो खून में जो दवा की मात्रा है, कोई भी दवा आप लेते हैं जी, आपको शुगर की बीमारी है, डायबिटीज, प्रेशर की बीमारी है, वो ड्रग का खर्चा ज़्यादा होता है। तो जितना ब्लड में जितना अमाउंट ड्रग होना चाहिए उससे कम हो जाता है। तो आप अगर आपको कोई और बीमारी है और दवा खा रहे हैं और उसके ऊपर आपको नशा का सिगरेट पीते हैं तो आपका जो ड्रग लेवल है जितना होना चाहिए नहीं होगा। इस चीज़ को हम समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम तो दवाई ले ही रहे हैं, ये भी हम कर सकते हैं। ये भी कर सकते हैं जी। एक मुख्य सवाल, जैसे हमने कहा कि यूटी की अगर हम बात करें, यूनियन टेरिटरीज की बात करें, तो हमारा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, सुसाइड केस में बहुत ज़्यादा है जी। तो क्या मुख्य तौर पे, जैसे आप देख सकते हैं कई सारे पेशेंट्स हमारे यहाँ पे आते हैं, तो क्या मुख्य तौर पे हम देख सकते हैं और कौन से एज ग्रुप सबसे अधिक आपके पास आता है? सुसाइड एक तो सबसे रिस्क फैक्टर एज है 15 से 35, 15 ईयर्स एज ग्रुप से 35 ईयर्स एज जी। इसका कारण ये है, इस एज में किशोर अवस्था में लोग इम्पल्सिव होते हैं, ब्रेन मैच्योर नहीं हो पाता पूरा। इस समय में रिस्क टेकिंग बिहेवियर ज़्यादा होता है। गाड़ी तेज चलाना, बिना सोचे समझे जजमेंट
पुअर होता है, जी जी, क्या सही क्या गलत, और इमोशनल जो मूड स्विंग्स वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। और साइकोलॉजिकली ये ऐसा स्टेज होता है जहाँ पे इंसान के अंदर मैं की भावना आता है कि मैं कौन हूँ, मेरी आइडेंटिटी क्या है, ठीक है। तो कभी कोई घर में कुछ बोल गया तो तुरंत आहत हो जाता है जी। इस सिचुएशन को हैंडल करना बहुत डेलिकेटली हैंडल करना होता है। और ऐसे एज में जब अपने घर में कुछ किसी ने डांट दिया, देखा गया है बहुत लोग इम्पल्स में आके बिना सोचे समझे सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश किया, और अटेम्प्ट के बाद कई बार बच जाते हैं, उसमें पूछते हैं, कई बार होता है कि पेशेंट मरना नहीं चाहता था, उस समय उसको गुस्सा आया, उसको इंसल्ट फील हुआ, ठीक है ना। तो इसीलिए ये भावना इंसल्ट फील नहीं होना है ना, इसके लिए एक मैं सुझाव हमेशा देता हूँ कि बच्चों को बचपन से ही जब भी आप जो भी मांगते हैं बच्चे तुरंत नहीं देना चाहिए, जितनी ज़रूरत हो उतना देना चाहिए। लाड प्यार बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। कैसे ख़राब होता है? जब आपने जो चीज़ बच्चे ने मांग लिया आपने तुरंत दिया, उससे वजह से क्या हुआ, बच्चे को आदत पड़ गई कि आप पेशेंस, अब उसमें पेशेंस नहीं है बच्चे में, पेशेंस कम है, उसको हर चीज़ हर समय चाहिए। ऐसे बच्चे जब आगे जाते हैं लाइफ में, देखा गया ऐसे लोग फेलियर को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, फेलियर में टूट जाते हैं, और फेलियर तो पार्ट ऑफ लाइफ है। आपने आज उसने स्कूटर मांगा, बाइक मांगा, आपने नहीं दिया तो वो टूट जाएगा या बिहेवियर बहुत ख़राब करेगा, गुस्सा करेगा, सेल्फ हार्म करेगा, सेल्फ हार्म यानी सुसाइडल अटेम्प्ट, ये सब करेगा, क्योंकि उसकी कोपिंग कैपेबिलिटी आपने बचपन से ही उसकी कमज़ोर कर दी है। तो आपको प्रोलॉन्ग करना है, बच्चे ने जो मांगा थोड़ा डिले करने दीजिए, पैसे का महत्व समझाइए। जब ऐसे बच्चे को आपने मोबाइल नहीं मांगा, बच्चे ने आपने तुरंत दे दिया, कुछ दिन जो चीज़ तुरंत मिल जाती है बच्चों को आदत होगी, उसका कोई कीमत नहीं होता। मोबाइल से तोड़ दिया, फेंक दिया, दोबारा मिल गया, उसको पता है दोबारा। बट आगे जाके बच्चों को रिश्ते भी हैंडल करने होते हैं, आगे जाके बच्चों को अपना करियर भी हैंडल करना होता है, पढ़ाई भी हैंडल करना होता है, तो आपने तो उसको उस लेवल तक छोड़ा नहीं है। तो बचपन से ये पेशेंस डेवलप करना, चीज़ों का महत्व समझाना ये बहुत ज़रूरी है। आपके पास है इसलिए आप बच्चों को देंगे नहीं, आपके पास समय नहीं है, उसको आप चीज़ें दे के, मटेरियल चीज़ देख के आप उसको वो नहीं कर सकते, बराबर नहीं कर सकते। समय दीजिए, क्वालिटी टाइम बच्चों के साथ स्पेंड करिए, सही चीज़ें सिखाइए, संस्कार सही देंगे तभी बच्चा आगे बढ़ेगा। और आप जब अपना एक बिहेवियर ठीक करेंगे, बच्चे के प्रति हो या कोई भी, आने वाला जनरेशन आप एक चेंज कर रहे हो, आप सिर्फ एक जनरेशन चेंज नहीं कर रहे हो। आप एक ऑफिस के हेड हैं, आपने ये कुछ रूल्स चेंज किए ताकि नशा कम ले, आपने सिर्फ एक इंसान का लाइफ चेंज नहीं करे, आप कर रहे हो पूरे फैमिली का लाइफ। शायद उस फैमिली में कोई नया बच्चा है, उसका भी लाइफ चेंज होगा, उसके फैमिली में कोई अगर नशा छोड़ता है तो पूरा इसी तरह समाज चेंज होगा, समाज से फिर देश। तो ज़रूरी है, नशे को बहुत सीरियसली लेने की बात है, और जहाँ भी इसके प्रति एजुकेशन और इसके प्रति डिस्कशन सब होना चाहिए। जी, एक आखिरी सवाल के तौर पे मैं आपके पास सामने रखना चाहूँगा, इसके ट्रीटमेंट्स, इसका ट्रीटमेंट्स, और जितने भी दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं उन्हें एक सुझाव, क्योंकि कई सारे, जैसे आपने कहा कि पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, माता पिता का बहुत बड़ा रोल होता है, तो जो भी इस वक्त हमें देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि उन्हें भी ये संदेश पहुँचे कि किस प्रकार घर से ये चीज़ को हमें प्रारंभ करना है, जिससे जो बच्चा है वो आगे जाके एक सच्चा नागरिक बन सके। जैसा आपने बोला कि घर से शुरुआत करें, तो जैसे हम पहले भी बोल चुके हैं कि घर में सबसे पहले घर वालों को पहले नशा छोड़ना है, ठीक है, क्योंकि उनको आने वाला जनरेशन चेंज करना है, नशा वहीं छोड़ना पड़ेगा। छोड़ने के लिए ट्रीटमेंट ऑफ मोडालिटीज़ क्या, हमारे पास ऑप्शंस क्या है। कई बार क्या होता है, सिंपली समझिए, जब नशा हम छोड़ने की कोशिश करते हैं तो विड्रॉल होता है, बॉडी छोड़ना नहीं चाहता नशा, बॉडी मांगता है, उसके वजह से जब वो मांगेगा, अगर नहीं देते हैं तो कपकपी होना, पसीना आना, नींद गड़बड़ होना, चिड़चिड़ापन होना। तो हमारे पास जब भी आते हैं कुछ दवा ऐसे हैं जो उस फेस को पार करने में हेल्प करता है। आपको शराब नशा छोड़ने के बाद बेचैनी, उदासी, ये सब चला जाएगा। उसके बाद हम एसेस भी करते हैं साथ में कि कहीं शराब की वजह से बेचैनी की बीमारी, उदासी की बीमारी या कोई और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम शुरू तो नहीं हो गया जो शराब पीने की वजह से ढका रहा नीचे नीचे, ठीक है ना, उसको भी ट्रीट करना ज़रूरी है, ठीक है। अब जब जो भी व्यक्ति नशा छोड़ता है, एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन या प्रॉब्लम होता है क्रेविंग, तलब लगना। तलब कैसे मैनेज करें? देखिए, तलब मैनेज करने के लिए
सिर्फ दवा नहीं, बिहेवियरल टेक्निक्स भी हैं, वो भी हम बताते हैं कि कैसे आप तलब को कंट्रोल कर सकते हो, तलब से बच कैसे सकते हो, ठीक है ना। और साथ में कुछ दवा है जी, वो भी हम ऑप्शन की तरह रखते हैं। अगर उनको लगता है कि नहीं तलब बिहेवियर से नहीं हो पा रहा है, मेडिसिन देते हैं, बहुत इफेक्टिव दवाएं हैं, उससे तलब कंट्रोल होता है। साथ में और भी बिहेवियरल टेक्निक्स जैसे कि क्यूज बोलते हैं, जो भी देख के आपको नशा करने का इच्छा होता है, जैसे कि फ्रेंड सर्कल, जिस सर्कल में आप नशा करते हो सर्कल छोड़ना है। ओके, वो सर्कल आने वाले समय में आपका कहीं भला नहीं करने वाला। आप बीमार पड़ोगे, नहीं आने वाले, ठीक है ना। इसलिए इम्पोर्टेंट है ना वो सर्कल छोड़ना। दूसरा, जहाँ पे नशा मिलता है, चाहे वो पार्टी हो, चाहे वो शादी का पार्टी हो या फ्रेंड्स का पार्टी, बर्थडे पार्टी, जहाँ पे भी शराब मिल सकता है आपको पता है, वो चीज़ अवॉइड, वहाँ जाना अवॉइड करना है। ओके, और अगर जाते भी है तो अपने फैमिली के साथ जाइए, तुरंत आ जाइए। जी जी, ठीक। तीसरा, जिस समय आपको तलब लगता है, आपको आदत है कि इस समय आप जाते हो, उस समय पर्टिकुलरली आप उस समय अपने आप को दूसरे काम में बिजी रखें। जी जी जी, ठीक है। और साथ में डॉक्टर का परामर्श, जी, ये सब मिलके आपको हेल्प होगा। जी, ठीक जी, है, छोड़ पाएंगे जी आप। जी। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत रूप से आपने समझाया इस वक्त, और जो भी हमें देख रहे थे इस वक्त, मैं समझता हूँ कि उन्होंने इस बात को बहुत ही गंभीर से समझा, और मैं समझता हूँ कि आगे जाके हमारे जो द्वीप में ये जो सुसाइड का जो केस वगैरह है ये बहुत ही कम होगा, और हमारी जो युवा पीढ़ा है, युवा जो पीढ़ी है वो बहुत आगे जाएगी। कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दर्शकों, आज का हमारा कार्यक्रम यहीं समाप्त होगा, किंतु जाने से पहले यदि आप हमें कोई भी सुझाव डीडी पोर्ट ब्लेयर की तरफ से डीडी पोर्ट ब्लेयर को देना चाहेंगे तो आप अपने सुझाव हमें इस पते पर दें। दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर, AIR रोड, डेलानीपुर, हेडो पोस्ट 744102। आप हमें मेल कर सकते हैं hopddk.portblair@gmail.com। तो दर्शकों, याद रखिएगा, नशा ना केवल एक व्यक्ति को बल्कि उसके पूरे परिवार को तहस नहस कर सकता है। इससे दूर रहिएगा। और इस वक्त कोरोना का समय है तो हम आपसे कहेंगे कि मास्क पहनिएगा, हाथ को धोते रहिएगा, और अपने आप को एक दूसरे व्यक्ति से 2 गज की दूरी बनाए रखेगा। हम आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।